हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क जो है उसका रिजल्ट आ चुका है। मेंस का रिजल्ट आ चुका है। उस मेंस के रिजल्ट के बाद जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है उसके लिए पहले तो उनको कैंग्रेचुलेशंस। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका रिजल्ट हुआ है। ऑलमोस्ट 100+ जो लोग हैं उनका रिजल्ट हुआ है, जो कि हमसे जुड़े हुए थे। अब इसके बाद क्या कुछ करना चाहिए आपको, क्योंकि आपके पास समय जो है वो काफी कम है। तो एग्जाम रेलिवेंट जो चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या यहाँ पे करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और कुछ जो कंफ्यूजन्स है उनको हम क्लियर करेंगे। और मेन जो बात हम करेंगे वो इंटरव्यू पे करेंगे, और रिजल्ट पे भी थोड़ा बहुत जो है वो बात करेंगे कि कैसे जो फाइनल सिलेक्शन यदि आपको चाहिए तो वो फाइनल सिलेक्शन आपको कहाँ से हो रहा है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स की बात आ रही है, बार बार आपको लिखा हुआ मिलेगा फिनेंशियल ईयर लिखा हुआ आपको मिलेगा 21-22 हर जगह। ठीक है। तो आपका जो फॉर्म भरा फिल हुआ था वो 8वें महीने में 9वें महीने में स्टार्ट हुआ था, और लास्ट जो इसका 10वां महीना में हुआ था। तो आप जब भी इसके इस समय मतलब फिनेंशियल ईयर जब खत्म होगा तो फिनेंशियल ईयर अप्रैल में आ जाता है। अब उस अप्रैल में जब फिनेंशियल ईयर आएगा तो उस फिनेंशियल ईयर के बाद क्या होगा, उस फिनेंशियल ईयर के बाद क्या होगा कि फिनेंशियल ईयर के बाद वो फिनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा और वो फिनेंशियल ईयर 22-23 कहलाएगा। तो कंफ्यूजन यहाँ पे लोगों को है कि 21-22 का मांगा गया है और हमारा जो है वो 22-23 का है, क्या वो वैलिड है? तो मेरे अकॉर्डिंग है, क्योंकि आप देखिए कि एग्जामिनेशन फिल होने का लास्ट डेट क्या है, वो 20-10-2022 था। तो जब 20-10-2022 था तो इससे पहले का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यही रूल होता है। अब जबरदस्ती आप इतना मांगिएगा तो ऐसे नहीं चलेगा। जिनका 22-23 का भी है लेकिन इससे पहले होना चाहिए, 10वां महीने से पहले का होना चाहिए, वो भी इसके लिए वैलिड होंगे। ठीक है, तो इसका कंफ्यूजन तो यहाँ पे दूर हो गया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं, ये रिजल्ट का कॉपी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा उनको कंफ्यूजन हो रहा है कि रिजल्ट जो दिया है वो कैसे दिया है, क्योंकि वहां पे 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके कैटेगरी वाइज जो है वो दिया गया है। आप यहाँ पे देखो, 1 नंबर 2 नंबर करके ऐसे दिया गया है। तो क्या ये रैंक है, क्या ये मार्क्स वाइज रैंक को दिया गया है? तो यस, रैंक को ही दिया गया है, लेकिन ये ओवरऑल रैंक नहीं है। इट इज नॉट ओवरऑल रैंक। ये क्या है, आपका कैटेगरी वाइज रैंक है कि आप यूआर में कितने, यूआर में यदि 3418 लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो इस 3418 में आपका रैंक कितना है। तो वैसे ही करके रैंक वाइज दिया गया है। यदि आप इस रैंक को अपना देखोगे, उस रैंक से आपको डिसाइड भी हो जाएगा कि आपका रिजल्ट होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। मार्क्स जो है वो 10 नंबर का होगा। इसमें से एवरेज मार्किंग आप रख के चलो कि 3 नंबर के आसपास आपको मिलेगा एवरेज मार्किंग। इससे ज्यादा कुछ किसी लोग को 5 मिल सकता है, बस इतना से ज्यादा नहीं मिलेगा। कोई अच्छे लोग आते हैं या फिर कुछ और होता है तो उनको 6-7 भी मिल सकता है। बाकी एवरेज आप 3 मान के रखो। तो 1056 जो पहले लोग हैं वो यूआर से तो एकदम कंफर्म है। यूआर में जिनका 1056 तक रैंक आ रहा है उनका तो एकदम कंफर्म रिजल्ट है, चाहे इंटरव्यू कितना भी कम दे। 3418 में जिनका 1056 तक रैंक है उनका कंफर्म रिजल्ट हो रहा है। वैसे ही उसके बाद क्या होगा कि यूआर में कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जो ईडब्ल्यूएस से ज्यादा नंबर लाए होंगे और उनका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस से ना होकर यूआर से हो गया होगा। तो फिर 1056 के बाद वो लोग पहले आएंगे जिनका सिलेक्शन यूआर में हो चुका था, लेकिन फाइनल कटअप में वो यूआर की तरफ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, 1056 के जो बाद के कुछ लोग होंगे वो आएंगे इसमें 264 वाले में। तो ये जो 264 वाले हैं इनके लिए थोड़ा सा खतरा है। आपका सिलेक्शन 870 लोगों का हुआ है, 860 लोगों का हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपका रैंक 264 से पहले आ जाएगा तो आपका रिजल्ट कंफर्म है, नहीं। आपका रिजल्ट कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहां से जो लोग हैं ना, इतना से इधर जो यूआर के कैंडिडेट्स हैं वो इसमें कूदेंगे, वो उनका सिलेक्शन इससे होगा। तो ऐसे ही करके आप हर कैटेगरी वाइज आप डिवाइड कर लोगे, ऐसा ही होता है। ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले अब बात करते हैं इंटरव्यू की। कुछ कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई किए हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं इंटरव्यू के सबसे पहले। तो इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू जो है वो आपका 8 तारीख से लेकर 20 के बीच में होगा। स्टार्ट 10 बजे से होगा, ये सब दिया गया है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इन सब के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरव्यू जो है वो आपको करना कैसे है, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इंटरव्यू के लिए मैंने एक लेक्चर बनाया है, 4 लेक्चर का एक पूरा सीरीज बनाया है। उस सीरीज से हम पूरा इंटरव्यू को कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने एक लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 इन तीनों को अपलोड कर दिया है। तो इन तीनों को आप जाकर देख लो, इन तीनों को जाकर देख लोगे, वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वहां सारी चीजें मैंने अपलोड कर रखी है। जैसे ये जो सिलेक्शंस है वो मेरे ग्रुप से लगभग 100+ के आसपास हुआ है, जिनका नहीं हुआ है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे मैंने इस बारे में स्क्रीनशॉट भी कई सारे जो है वो सेंड कर दिए हैं। तो आपको ये इंटरव्यू से संबंधित 4 लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, जिसमें से 3 अपलोड हो चुके हैं, और ये जो है वो मैं अपलोड करूंगा आई थिंक 4 या 5 को करूंगा। 5 तारीख या फिर 6 तारीख को मैं लेक्चर नंबर 4 अपलोड करूंगा, क्योंकि मैं घर पे अभी नहीं हूँ, आज के बाद नहीं रहूंगा, और आज मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाऊंगा अभी। तो आज के बाद 2 दिन के लिए मैं घर पे नहीं रहूंगा, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 लेक्चर है,
इन दोनों को आपको देखिए, आपको मेरा यूट्यूब चैनल है वहां पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाइए वहां पे मिल जाएगा। इन सब में काफी डिटेल से मैंने इंटरव्यू के बारे में चर्चा की है, तो आप यहां से जाके इंटरव्यू के बारे में डिटेल से देख सकते हो। अब हम रिजल्टों पे चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है कि डॉक्यूमेंट्स आपकी कब की होनी चाहिए, देखो यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 तक का होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 तक का होना चाहिए, और फॉर्म फिल करने का डेट जो था वो 20/10/2022 तक था। तो यूजुअली होता क्या है कि 10 तारीख 10वें महीने से पहले का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो वो वैलिड हो जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर तो चेंज हो जाता है पहले ही, 1 अप्रैल जैसे ही आता है, तो 1 अप्रैल के बाद तो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2022 के बाद यदि आपने डॉक्यूमेंट बनाया होगा, तो आपके डॉक्यूमेंट पे 21-22 की जगह 22-23 लिखा हुआ आएगा। लेकिन आप फिर भी वैलिड हैं, क्योंकि आपने 10 तारीख से पहले बनवाया होगा यदि तो 10 से पहले यदि है तो आप वैलिड है। ये जो है वो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाएगा। ये यदि फॉलो किया जाता है मीन्स कि बहुत गलत है। ये फॉलो किया जाता है फिर बहुत गलत का कोड जो है वो कर रही है, उसको ये फॉलो करना पड़ेगा कि 10 तारीख से पहले का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के साथ भी वही है, एनसीएल के साथ भी वही है, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबके साथ यही चीजें हैं। उस डॉक्यूमेंट के साथ आपको जो है अपना पूरा डिटेल्स ले जाना होगा। देखिए डिटेल्स में बात करूं तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको चाहिए जो आपने फिलअप किया था, वो फॉर्म जरूरी है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड है वो जरूरी है। फोटो आइडेंटिटी जो है वो आपका जरूरी है। आपके 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स यदि आपने नहीं अभी तक निकाला होगा तो वो निकाल लीजिए, 10th का, 12th का एंड ग्रेजुएशन का। उसके साथ साथ कंप्यूटर की जो आपकी सर्टिफिकेट होगी वो सर्टिफिकेट को भी देना पड़ेगा आपको। कास्ट, यदि आप कास्ट बिहार से हैं तो देना पड़ेगा। आप आरक्षण ले रहे हो तो कास्ट देना पड़ेगा। डोमिसाइल आपको देना पड़ेगा इफ आप यूर रिजर्वेशन यदि आप ले रहे हो तो। ठीक है, फिनेंशियल ईयर आपको समझ में आ गया हो कैसे हो गया। यदि आप जॉब में हो और यदि आपका जॉब जो है वो इससे पहले हुआ हो, ये जो है वो 10/2022 से पहले हुआ हो और आपने जॉब को छिपा लिया हो, जॉब को यदि आपने छिपा लिया हो और आपने मेंशन नहीं किया हो तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी आगे। ठीक है, और यदि आपने जॉब के बारे में बता दिया है कि हाँ मैं जॉब में हूं, तब जो है वो आपको एनओसी या फिर परमिशन लेटर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एनओसी या परमिशन लेटर ले लेना है। और यदि आपको जॉब जो है वो 10 तारीख के बाद हुआ है, मतलब 2022 का जो 10 तारीख खत्म हुआ है उसके बाद आपको 2025 तक में कभी भी जॉब हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आपने तो कुछ छुपाया उपाया है नहीं, तो अब बस आपको यही एनओसी एंड परमिशन लेके आना है। और जिन्होंने छुपाया है उनके लिए आगे बड़ी समस्या जो है वो खड़ी हो सकती है। ठीक है, जिन्होंने छुपाया होगा उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, बाकी ताती तत्वा का अपना कंडीशन होता है उसको आप देख लीजिएगा। तो ऐसे करके आपको जो है वो रिजल्ट के बारे में मैंने बताया कि क्या कुछ होने वाला है। एक चीज जो स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही थी कि 15,000 कैंडिडेट्स हैं, उनका रिजल्ट जो है वो पब्लिश जो हुआ है, लेकिन उनको रिजेक्टेड लिस्ट में डाल दिया गया है। मतलब उनका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया है, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये पांचवा जो कंडीशन था उसको फॉलो नहीं किया। यहाँ पे उन्होंने एक चीज लिख दिया है, ईटीसी। ईटीसी मतलब बहुत सारे इसमें चीजें आ जाएंगी जिनको आप उन्होंने फॉलो नहीं किया था, दैट्स वाई उनका कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन लिखा हुआ है कि आपने कुछ लाइन लगा दिया हो, कुछ नाम लिख दिया हो, कुछ अंकित कर दिया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ना इसमें जो भी रूल्स है ना वो फॉलो करने के लिए दी गई थी। बहुत सारे रूल्स जो थे वो उत्तर पुस्तिका में लिखा गया था, उनको यदि फॉलो नहीं किया गया होगा ना, दैट्स वाई ये कैंडिडेचर जो है वो रद्द किए गए हैं। तो इसके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं बचता है। यदि आप केस भी करने जाते हो तो मेरा जैसा अनुभव है उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आपको सफलता मिलने के चांसेस 99.9% नहीं है। सफलता आपको नहीं मिलेगी, आप केस भी करिएगा तब भी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी जो है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि एब्सोल्यूट कंट्रावेंशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन नंबर 5, ऑलरेडी वो कह रहा है कि ये जो हमने दिया था उसको आपने फॉलो नहीं किया है। दैट्स वाई ये संभव ही नहीं है। समझ में आपको आ गया? तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्या आपको इंटरव्यू के लिए करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या जो कंफ्यूजन था उन सारे को मैंने दूर किया है। कुछ यदि आपको और लगता है कंफ्यूजन तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उन सबको दूर करने का प्रयास करूंगा। बाकी यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो आप इंटरव्यू के लिए मेरा वीडियो जो है वो आप देख सकते हो। मैंने काफी डिटेल से इन सब वीडियोस जो है उनमें चर्चा की है। इन वीडियोस को यदि आप देखते हो तो उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहेगा। हर चीजों को मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज एनालाइज किया है कि पीवाईक्यू कैसे आते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन पूछा गया था, उन सबको मैंने यहाँ पे चर्चा किया है। तो कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है तो इसको आप ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलते रहेंगे। ठीक है, एक कंफ्यूजन जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हो रहा है, कई सारे मुझे मैसेजेस भी आए थे कि इंटरव्यू जो है उस इंटरव्यू के लिए क्या मुझे मॉक भी देना चाहिए। तो इफ आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मॉक दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं भी पटना में कोई भी मॉक करवा देगा, तो मॉक इंटरव्यू आप दीजिए। यदि आप कॉन्फिडेंस आप में नहीं है खुद में तो आप दीजिए, बाकी कॉन्फिडेंस है तो कोई समस्या नहीं है। नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा, 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू होगा, मैंने चर्चा की है, आप वीडियोस देख लोगे आगे। तो मॉक दे सकते हो आप इफ आपको लगता है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंट, ठीक है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो आप दे सकते हो। बाकी मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप खुद से ही करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, समय व्यर्थ करने से ज्यादा अच्छा है। बाकी मैंने बता दिया है कि क्या कुछ कैसे करना है, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।